कोड नजर आ जाएगा, पता नहीं। अच्छा, तो कल हमने एक चीज देखी थी, आप लोगों ने कंप्यूटर्स पे जाके अपना एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया था। तकरीबन सभी ने इंडेक्स डॉट जेएस बना ली थी, एक ऐप डॉट जेएस बना ली थी, और ऐप डॉट जेएस में कुछ बच्चे बुक का कंपोनेंट इंपोर्ट करने में कामयाब हुए थे, कुछ बच्चों को थोड़े मसले मसाइल आ रहे थे। सही है, बहुतों का तो मैंने कंप्यूटर पे जाके लिख के दिया था। तो देखिए, मसला अगेन वही है कि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ जो बैच 1 के साथ हुआ था। रिएक्ट स्टार्ट हुई थी, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, यहाँ पे उनकी तबाही हो गई थी। बात समझ रहे हैं? तो ये मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों के साथ भी हो, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी साथ कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर एक दो बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ कि ना कि वो सही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो सही आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं काम को, तो उनका मुझे ट्रैक लग रहा है कि वो आगे इसको ग्रैब कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब मैं रिएक्ट में आगे बढ़ूंगा ना, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी अगर आप लोगों को मसले मसाइल हो रहे हैं ना, जब इसमें मैं बूटस्ट्रैप लगाना शुरू कर दूंगा, सब चीज़ें एक तरह से ना एक फलूदा बनेगा ना, तो फिर आपका भी फलूदा बन जाएगा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सही है? तो अभी तक हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में क्या किया है। देखिए, कोई भी कोर्स आपको इंडेक्स डॉट जेएस नॉर्मली ज़्यादा नहीं दिखाता, बहुत मुश्किल से ही वो आपको इंडेक्स डॉट जेएस दिखाएंगे। सही, ज़्यादातर वो आपको बोलेंगे कि ऐप डॉट जेएस से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन इसका दिखाने का मकसद क्या है कि आपको पता तो हो कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये रिएक्ट चल कैसे रही है। सही है, ये बता देना कि भाई ऐसे कंपोनेंट बनता है, ऐसे कंपोनेंट बना लेना, ये चीज़ बनानी है ऐसे बना लेना, तो फिर तो आप वही टाइप राइटर हुए, फिर तो आप डेवलपर नहीं हुए। फिर आप खुद से कोई चीज़ सोच ही नहीं पाएंगे, ना आप कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपको बस ये सिखाया गया है कि ये कंपोनेंट है, इसको बनाना है और ऐसे बनाना है। तो ये डेवलपर नहीं है। इस वजह से मैं बार बार आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ इंडेक्स डॉट जेएस, कि ये इस पूरी ऐप का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। सही है? और आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज में इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किधर है। सही है, सब पता आपको शुरू में बता दिया जाएगा भाई जी रिएक्ट है, इसी के अंदर आप एचटीएमएल लिखते हैं, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी है, लेकिन वो पब्लिक में है और उसको हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। सही है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग लॉजिक बनाएगा कि ये पहला पॉइंट है जहाँ पे हम लोग एक टैग बना रहे हैं। और अब थोड़ा कुछ हफ्ते पहले हम पढ़ के आए हैं कि क्रिएट एलिमेंट का एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट में, क्रिएट एलिमेंट। तो वो क्या करती थी, एक नया एलिमेंट बनाती थी। उसके बाद हम लोग वो एलिमेंट तब तक काम का नहीं होता था जब तक हम उसको अपेंड नहीं कराते थे, इसमें डॉम में। अब वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे आप एलिमेंट बना रहे हो और यहाँ पे आप उसको अपेंड कर रहे हो। ये वही सेम काम है जो आप 2-3 हफ्ते पहले करके आए हो, सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट में। तो ये भी मुख्तलिफ थोड़ी है, सेम ही है, लेकिन लॉजिक समझने वाली बात। दूसरी चीज, कंपोनेंट। हमने आपको बताया जी कंपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं है कि एक फंक्शन है। बस उस फंक्शन में दो चीजें हमने बताई थी कि खास होती हैं, कि पहले उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा वो कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करेगा। अगर रिटर्न मल्टीपल लाइन है तो आप ब्रैकेट बनाओगे, अगर रिटर्न एक ही लाइन है तो आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे। लेकिन मैंने कहा था कि भाई इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस याद रख लो कि रिटर्न के साथ हमेशा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये चीज दोनों में चल जाएगी, भले एक लाइन हो मल्टीपल लाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने आपको बताया कि जी क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट। सही है ना, फंक्शन बॉडी के नाम से हमने इसको पढ़ा था। जब हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये क्या है, ये फंक्शन बॉडी है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि फंक्शन बॉडी के अंदर जो चीज होती है वो फंक्शन स्कोप है, यानी कि वो लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप याद है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन से बाहर हो, और लोकल स्कोप वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर हो। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप एक पेज यानी एक फाइल पे एक ही कंपोनेंट बनाएं।
आप एक ही फाइल में एक से ज्यादा कंपोनेंट बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल में 2-3 फंक्शन लिख सकते हैं। हमने यही किया था, हमने एक ही फाइल index.js हमने चलाई थी जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उसी में हमने वेरिएबल लिखे, उसी में हमने ऑब्जेक्ट लिखे, एरे लिखे, लूप लिखे, फंक्शन लिखे। फंक्शन भी 8-7 लिखे थे हमने अलग अलग किस्म के, सबको अलग अलग एक्सपोर्ट करोगे। मसला सिर्फ ये हो जाता है कि अगर आपने एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यानी कि कंपोनेंट बना लिए तो बेसिकली आपको उन सबको अलग अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप ये वाली कन्वेंशन नहीं इस्तेमाल कर सकते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, क्योंकि ये सिर्फ एक के लिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपके पास 4 कंपोनेंट एक ही फाइल में, उनमें से एक आपने डिफॉल्ट कर दिया, बाकी 3 आपने नेम्ड कर दिए। ये आप हरकत कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसको कंपोनेंट बोलने से कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो उसको ऐसे याद रखो कि जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, क्या है? फंक्शन। इसके अंदर भी वही कानून लगेंगे जो एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में लगते हैं। अब आपके इस कंपोनेंट के अंदर कोई चीज लिखनी है तो जाहिर सी बात है इसकी बॉडी में आप लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में अगर आपको कोई चीज बतानी होती थी तो वो आप उसकी बॉडी में लिखते थे। अगर आप कोई चीज इसके बाहर लिख देंगे तो वो इसके स्कोप में नहीं रहेगी। बात समझ रहे हैं? वो क्या बन जाएगी? वो ग्लोबल बन जाएगी। सही है। इसके बाद हमने बताया कि क्योंकि ये रिएक्ट है, इसमें खास बात है कि इसकी जावास्क्रिप्ट को हम JSX कहते हैं। JSX क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिटर्न होता है वो हमेशा क्या होता है? एक HTML होता है। तो ये HTML और जावास्क्रिप्ट को क्योंकि मिक्स कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? JSX। सही है। अगर आपको पता हो तो HTML का दूसरा नाम XML है। HTML से पहले XML आई थी, वो एक तरह की वो भी लैंग्वेज है। सही है, जो कि बहुत ज्यादा HTML से मिलती जुलती है। उसके बाद HTML आई। सही है, क्योंकि XML बिल्कुल मिलती जुलती है। तो JSX इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट HTML या XML बात है। सही है। अब रिएक्ट की एक और खास बात है कि आप ये क्या है, ये एक सिंपल HTML का टैग है, लेकिन मुझे पता है कि ये बेसिकली एक कंपोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट को आप ऐसे समझो कि आप एक कस्टम टैग बना रहे हो। जैसे कि H1 का टैग था, H2 का टैग था, वो किसने बनाया था? तो HTML वालों ने बना के आपको दिया। जहां पे आप अपने टैग्स खुद बना रहे। सही है। और उसको बनाने का तरीका क्या है? ऐसे। तो अब HTML टैग जिस तरीके से इस्तेमाल होता है ये भी वैसे ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि HTML का टैग जैसे ओपन होता है फिर जाके एक क्लोज होता है। अब आपने HTML में एक चीज नोट की होगी, अगर आप इसको क्लोज नहीं करते तो HTML फिर भी चलती है। ये बात आपने नोट की है? HTML के टैग को आप क्लोज ना करो ना, वो फिर भी चलता है। IMG के टैग के बाद ये / ना लगाओ, वो फिर भी चलेगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। यहाँ पे वो कहता है कि इसका खास ख्याल रखो। मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए थे कि या तो आप ये सेल्फ क्लोजिंग टैग वाला काम करो या आप इसका क्लोजिंग टैग वाला काम करो। बात एक ही है, क्योंकि ये क्या है? ये एक HTML का टैग है। तो HTML का टैग है तो फिर HTML वाले रूल भी फॉलो करेगा। लेकिन बात यह है कि इसका क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए। या तो आप क्लोजिंग टैग बनाएं या क्लोजिंग वाला / डाल दें। बात समझ आ रही है? ये सिंपल रूल है रिएक्ट के। ठीक है। तीसरी चीज एक और है कि आपका जो HTML का टैग है या आपका कंपोनेंट है, दोनों अगर बात कहूं तो अब एक ही है। अब देखें 3 चीजें एक जैसी हो गई हैं। पहला फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिएक्ट में क्या बन जाता है? कंपोनेंट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में कैसे कॉल कराता हूं? फंक्शन का नाम लिखे और सामने पैरेंथेसिस बना के। रिएक्ट में मैं इसको कैसे कॉल कराता हूं? HTML का टैग बनाकर। सही। यहां पे हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट। सबसे पहला इसमें जो चीज है वो है नो HTML।
सही है, इसमें HTML हो ही नहीं सकती, लेकिन इसमें HTML इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें हम फंक्शन को फंक्शन कहते हैं, इसमें अब फंक्शन को कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम फंक्शन कैन हैव एनी नेम, फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है। कंपोनेंट नेम शुड हैव फर्स्ट लेटर कैपिटल। सही है, कैन और कैन नॉट रिटर्न, या आप एक और इसको अच्छा सा लिख सकते हैं कि रिटर्न इनसाइड फंक्शन इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब समझते हैं कि वो करो ना करो आपकी मर्जी है, अगर आप करो तो फिर आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, वो आपको रोकेगा नहीं, एरर नहीं देगा। लेकिन यहां पे रिटर्न इनसाइड कंपोनेंट इज नेसेसरी, कंपल्सरी है। ठीक है, inside return should be a return statement, बल्कि मैंने उल्टा कर दिया। अभी इसको समझाते हैं इसका चक्कर क्या है। inside return can be anything। अब देखें फर्क क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं किसके अंदर हूं, रिटर्न के। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 2+2, या बल्कि एक और चीज लिखें, बल्कि वो ज्यादा बेटर है, कॉन्सोल लॉग। कॉन्सोल लॉग किसकी प्रॉपर्टी है, जावास्क्रिप्ट की। ये कहां से रिटर्न आ रहा है, app.js लाइन नंबर यहां से। आप अगर इसको आप कह देते हैं हेलो वर्ल्ड, तो पीछे जाके वो क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो हमें ये पता लगा कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट है, जहां पे हम लोग रिटर्न में कोई चीज रिटर्न करवा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करनी है, करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस से हम किस में चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डिस्प्लेएबल है। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये आपको कुछ नहीं दिखाता। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो सिर्फ वो चीज दिखा सकता है जो चीज कुछ ना कुछ रिटर्न दे। कॉन्सोल लॉग का रिटर्न आपने देखा है क्या होता है, नीचे लिखा आता है अनडिफाइंड। कभी आपने कॉन्सोल पे कॉन्सोल लॉग चला है, नीचे लिखा हुआ आता है अनडिफाइंड, क्योंकि कॉन्सोल लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट कुछ भी नहीं देता। वो सिर्फ कॉन्सोल में एक चीज लिख देता है जो आप इसको पास करते हो। सही है, कॉन्सोल लॉग का अपना फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जब वो कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा तो यहां पर वो वैलिड नहीं है। एक कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, बेसिकली आपकी इंटरव्यू के लिए आप इसको क्वेश्चन कह रहे हैं।
एक और चीज इसमें होती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डॉक्यूमेंट राइट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, वो आपको आउटपुट दे देता है, स्क्रीन पे कुछ भी दिखा देता है। सही है। रिएक्ट के अंदर जब भी आप कोई चीज रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न करने में या तो आप कोई स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं या फिर आप कोई एरे रिटर्न करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस पूरे को मिटाएं थोड़ी देर के लिए, सही है, और यहाँ पे आप इसमें लिखें हेलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं यहाँ पे क्या आ रहा है, React child found object with keys hello, if you mean to render a collection of children use an array instead। सही है। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं इसको रेंडर नहीं करा सकता, लेकिन अगर आपको कलेक्शन ही रिटर्न वो रेंडर करानी है तो आप क्या इस्तेमाल कर लो, एरे। तो अगर मैं इसको हटा के क्या इस्तेमाल कर लेता हूं, एरे, तो यहाँ पे आके मेरे पास क्या लिख जाएगा, एरे के वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक फर्क है। हाँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करा सकते आप कंपोनेंट में, या तो आप स्ट्रिंग रिटर्न करा लो या आप एरे रिटर्न करा दो, वो दोनों को पढ़ लेता है। और दूसरी एक मजे की चीज है, अगर आप इसमें नंबर्स रिटर्न कराएं तो ये भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक नेटिव डेटा टाइप है। नेटिव डेटा टाइप दोनों में कंसिडर होती है। और तीसरी चीज तो आप दूसरा कंपोनेंट या एचटीएमएल टैग तो लाजमी सी बात है वो होगा ही होगा। सही है, एचटीएमएल टैग तो होगा ही होगा। अब एक इंटरेस्टिंग और चीज है, मैंने आपको जब हमने रिएक्ट पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सोल लॉग में एक चीज लिखवाई थी और मैंने आपको दिखाया था कि ये मुमकिन नहीं है। क्या चीज मुमकिन नहीं है, मैंने आपको कहा था वार एबीसी और ये वाला टैग जो है, मैंने कहा था ये मुमकिन है जावास्क्रिप्ट में, ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिखेंगे, यहाँ पे एक और लाइन हो सकती है कि जावास्क्रिप्ट कैन सेव कैन नॉट सेव एचटीएमएल इन वेरिएबल्स। एक काम करते हैं, इस फाइल को ना सेव कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों से ना ये शेयर कर दूंगा। सही है, अच्छा सातवां पॉइंट क्या है कि कैन नॉट सेव एचटीएमएल इन वेरिएबल्स, और रिएक्ट ये काम कर सकती है। अब इसका मसला क्या है, ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ इसका। सही है, आज के हम न्यू टॉपिक की तरफ स्लो स्लो बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप आए और मैं लिखूं वार न्यू एलिमेंट, आप यहाँ पे लिखें h2, अब यहाँ पे लिखें h2, दिस इज फ्रॉम वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर ये पूरी लाइन सेव हुई हुई है जो कि बेसिकली क्या है, HTML है, लेकिन आप देखेंगे मैंने इसको रिटर्न के बाहर लिखा है। इसका मतलब है कि मैंने जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में लिखा है, तो मैंने इस वेरिएबल के अंदर ये चीज सेव करा दी। अब मैं उसको कहता हूं, आपको पता है कि जब इसमें रिटर्न के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा तो मैं किसमें आ गया, जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें जब मैंने ये न्यू वेरिएबल यूज किया तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला जो मेरा टैग है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अब हम जरा देखते हैं कि ऐसा मुमकिन भी है।
क्या? नहीं नहीं नहीं, लूप तो चला है। अच्छा, यार होता है। क्या? हाँ, हुआ है ना, हुआ है भाई। नहीं नहीं, हुआ है। टेंशन नहीं लो, हुआ है। इसको भी ऐप को रिस्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है कोई। अच्छा, उसको यूज नहीं किया जाए, इसको डिलीट ही कर दो, चलो यार। हम माई नेम को यूज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली यूज कर रहे हैं न्यू एलिमेंट को। आपने मैप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना? अभी हमें बेसिकली वही इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से सारी फंकारी हो रही है। फायरबेस पे नहीं, नेटलिफाई पे दूसरी सर्विस है। अरे यार हाँ, रुको रुको रुको। ये इशू हुआ है। नहीं करता हूँ, हाँ ये मुझे अभी याद आया, मेरा खुद से दिमाग से निकल गया। तो मेरे दिमाग से एक चीज़ निकल गई कि जब आप कोई भी अगर वेरिएबल भी इवन आप शो करा रहे हो ना, तो आप पेरेंट एलिमेंट लाजमी दोगे। सही है, और यहाँ पे मैंने पेरेंट एलिमेंट इस वक्त कौन सा दिया है? रिएक्ट फ्रैगमेंट, यानी कि जैसा नहीं दिया है, क्योंकि ये आपको पता है कि फ्रंट एंड में ये शो नहीं करता, कुछ भी शो नहीं करता। तो फ्रंट एंड में मुझे सिर्फ क्या दिखेगा? H2। देख रहे हैं? तो ये देखिए, ये छोटी छोटी सी ये इसकी ना रूल्स हैं ये, तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये भी बनाई है। सही है, तो इसीलिए छोटे मोटे रूल्स, इस पे आप मिस्टेक करते हैं ना, तो आपकी रिएक्ट चलती नहीं। अब इसके हैं छोटे मोटे से ना, इसके ट्वीक्स हैं। अब वो मसला ये है कि वो उसमें पीछे लॉजिक नहीं है, वो बस उनका तरीका है कैसे ही करना है। तो अब वो आपको नहीं पता, तो आप उसको लगाते रहो, तो आपका एरर पे एरर देता जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे हम यूज नहीं करते। सही है, तभी मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, तभी मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ये काम भी करना था, क्योंकि ये हम लोग काम ऐसे करते ही नहीं है। सही है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि एक div एलिमेंट होता है, उसके अंदर से कई जार स्क्रिप्ट चला के हम कोई चीज रिटर्न करा रहे होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं ये हमने क्यों किया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं एरे। एरे आप सबको पता है क्या होती है? इसके एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ आ सकता है। अब मैं क्या करता हूं, क्या ऐसा मुमकिन है? हमने क्या किया है, हमने 3 H2 बनाए, और तीनों में मैंने क्या लिखा है? item 1, item 2 और item 3। और लेकिन ये है किसमें? एरे में। अगर ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती तो ये तो आप मुझे देखते और बोलते तो पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो देखिए, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक HTML का टैग सेव करवा रहे हो किसमें? एरे के अंदर। ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम अभी किस में काम कर रहे हैं?
रिएक्ट पे। तो देखते हैं कि क्या ये चीज मुमकिन है। मैंने माई एरे का वेरिएबल उठाया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब यहाँ पे दो लॉजिक्स लग रही हैं एक साथ, सही है। अब स्लो स्लो थोड़ा सा फलूदे के आइटम्स ऐड करते जाते हैं। पहला आइटम क्या है कि हम रिटर्न के अंदर एरे को शो करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं। ये बात हमने थोड़ी देर पहले देखी। दूसरी चीज हमने ये देखी कि हम लोग वेरिएबल में एक HTML का टैग सेव करा सकते हैं। जब हम लोग HTML का टैग वेरिएबल में रिएक्ट में सेव करा सकते हैं तो एरे में क्यों नहीं सेव करा सकते? बात तो एक ही है ना, वेरिएबल भी एक ही है कि क्या है कि वेरिएबल में हम सिर्फ एक चीज एट अ टाइम सेव करा सकते हैं, और जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। कि मतलब आपको एक से ज्यादा चीजें अगर सेव करानी है तो आप किसमें सेव करा दें, एरे में। काम दोनों का सेम है, फिर डेटा सेव करना, सही है। तो दूसरी बारी में हमने क्या किया कि HTML के टैग्स किसमें सेव करा दिए, एरे में, और वो हमने एरे क्या करा दी, रिएक्ट के ऊपर डिस्प्ले। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सवाल बनता है। अभी आपको हम लोग एक छोटा सा ना प्रोग्राम दिखाएंगे। रिटर्न से पहले, हाँ अभी वो बनाते हैं, इसमें एरे के अंदर बनेगा। अब यही करते हैं। अब सोचेंगे सर रियल वर्ल्ड सिनारियो है, सही है। अब रियल वर्ल्ड सिनारियो क्या है कि आपके पास एक इशू है कि आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, सही है। अब आपको पता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे बनाते थे, कि हम उसका डिफाइन करेंगे नाम, फर्ज करें आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला साहब जो हैं उनकी क्लास जो है वेब एंड ऐप है, सही है। पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट आपका नाम क्या है, इरफान। दूसरी वैल्यू सेम रहेगी। आपका नाम क्या है, हाफिज मोहम्मद तारिक। नाम में थोड़ा अलग सा है, याद रह जाता है, पूरा ही लिखते हैं आपका नाम। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 अदद ऑब्जेक्ट है। वो 3 अदद ऑब्जेक्ट हमने सेव करवाए हुए हैं एक एरे में, और एरे पूरी की पूरी सेव हुई हुई है एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम क्या है, माई एरे। अभी क्या हुआ है कि ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने डायरेक्ट कहाँ पास कर दिए, रिटर्न में। अब हमने ये चीज तो देख ली थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पास नहीं हो सकता, सही है। देखते हैं कि ये वाली गेम हो सकती है क्या। एक तरह से चकमा दे रहे हैं हम लोग रिएक्ट को कि तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं पसंद है, एरे पसंद है, तो हम तुम्हें एरे ही दे रहे हैं। लेकिन एरे के अंदर क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप पीछे जाते हैं, तो रिएक्ट क्या है, होशियार है। उसने बोला ये होशियारी मेरे साथ नहीं। उसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। उसने बोला ये नहीं चाहिए। अच्छा फिर अब हमारे पास क्या तरीका रह जाता है, अब एक तरीका क्या रह जाता है, मैं कहता हूं for var I, सही है, I is less than my array dot length, और तीसरा क्या था, I प्लस प्लस क्या बात, क्या बात, I is length, सही है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक न्यू एरे फॉर HTML, एक खाली एरे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, एक खाली एरे, बस एरे है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। अब मैं यहाँ पे क्या चल रहा हूँ, ये मैं किस एरे पे मैंने लूप चलाया है, इस वाले एरे में जिसपे मैंने सारा डेटा रखा हुआ है। अब पहली बार क्या आएगा, अब्दुल्ला साहब। दूसरी बारी में
इरफान साहब, तीसरी बारी में हाफिज साहब। तो पहली बारी में जब अब्दुल्ला साहब आए तो मैंने इनको कहा कि भाई ये वाली जो आपकी एरे है इनमें डॉट पुश करा दें। इनमें पुश क्या कराएं यार, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ पता है क्या होगा, यहाँ पे बना लो abc.html, इसको भी थोड़ी देर में डिलीट कर देंगे। सही है, ये काम इधर जल्दी हो जाएगा। हम कहते हैं h1 और दूसरा हम देते हैं h2 और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। ठीक है, ये हम कॉपी करते हैं, एप्रोचेस वापस आते हैं और हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया, लेकिन इसने कबाड़ा किया क्योंकि ये उसको पहचानता नहीं है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फनकारी। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में हो रहा है अभी तक, मैं रिटर्न में नहीं हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो h1 है ना, अब चूंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन से लूप पे खड़ा हुआ हूँ, 0। तो उसका क्या तरीका होता है कि मैं माई एरे को एक्सेस करूंगा और मैं कहूंगा कि तुम जिस लूप पे खड़े हो वहां पे क्या लिख दो, नेम। अच्छा, इसने वाइड क्यों किया? इसने वाइड क्यों किया? आप सवाल ये बनता है वाइड क्यों किया, लेकिन हम तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं। किसी को चीज समझ आई? नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये वेरिएबल माई एरे वेरिएबल है ना, और मैं हूँ भी जावास्क्रिप्ट में, तो वेरिएबल पहचाने ना वो। सही है। देखिए यहाँ पे मसला ये हुआ कि जब मैंने h1 और खोला और बंद किया ना, तो रिएक्ट को समझ आ गई कि मैं किस में आ गया हूँ, HTML के अंदर। हालांकि मैं रिटर्न के बाहर हूँ, रिटर्न के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी वो पहचान रहा है कि मैं किसके अंदर हूँ, HTML। तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना लाजमी है। अब इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लेके मैंने क्या कर दूंगा, अब मैं क्लास। अब जरा सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ये लूप चलेगा, और लूप कब तक चलेगा, जब तक ये माई एरे में एलिमेंट्स है। सही है, ऑटोमेटिक बना लिया हमने। हम उसके बाद क्या करें, हमने एक खाली एरे बनाई हुई है, हम कह रहे हैं कि उसमें पुश करो। सही है, उसमें पुश करो। पुश क्या करो, ये पूरा का पूरा HTML का कोड। अब उस HTML के कोड में मैं डायनेमिकली डेटा डाल रहा हूँ। डायनेमिकली डेटा कहाँ से आ रहा है, इस लूप से। लूप पहली बार चला तो पहले बंदे का नाम आया और क्लास आई, दूसरी बार में दूसरे का, और तीसरी बार में तीसरे का। अब जब ये लूप खत्म होगा, जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब है कि ये इस लूप के खत्म होने में इसके अंदर भी वो कुछ डेटा आ जाएगा। वो कितना डेटा आएगा, तीन एलिमेंट आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको उठाते हैं और यहां रखते हैं। अब ये चलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नेम अब्दुल्ला, क्लास वेब ऐप, नेम इरफान, क्लास वेब ऐप। मतलब जो भी मैंने डेटा था मेरा उस लिस्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो मैंने उसका क्या बना दिए, HTML। जरा इसकी HTML देखते हैं। जो हमारा div id रूट है, इसके अंदर कितने डिव आ रहे हैं, 3। ये कहाँ पे बने थे, ये यहाँ पे बने थे। सही है। अब पहले डिव के अंदर क्या आ रहा है, नाम और क्लास। दूसरे डिव में क्या आ रहा है, नाम और क्लास। बिल्कुल वही फॉर्मेट जो हमने यहाँ पे बनाया है, और इसमें डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ। तो अब आपको पता लग रहा है कि हमने क्या किया है। बेसिकली हमने डायनेमिकली HTML का कोड बनाया है, और डेटा कहाँ से उठाया है, यहाँ से।
और मैंने आपको शायद बताया था कि आपको सर्वर से डेटा ऐसे ही आता है। बात समझ आ रही है? अगर हम इसको थोड़ी सी, हम ये कहते हैं लूप नहीं चलाते हम। कुछ बच्चे शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या लूप चलाने से मैं उसको ये वाली चीज पास ही नहीं कर रहा ना, मैं उसको पास ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसको पूरा का पूरा HTML का कोड बना के दे रहा हूँ। तो कैसे बना के दे रहा हूँ, चलें इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना इसको बनाते हैं, तो जल्दी बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने यही वाला कोड उठाया और हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो बेसिकली देखें वो कर क्या रहा है। जहां पर वो आके वो नाम कॉपी पेस्ट कर दे रहा है उस आपके ऑब्जेक्ट में से, क्योंकि लूप का पहला आइटरेशन चला, पहले वाले लूप में उसने पहले बंदे का ऑब्जेक्ट उठाया, उसमें जाके उसने पहले पोजीशन पे क्या पेस्ट कर दिया, उसका नाम, और दूसरी पोजीशन पे उसने क्या पेस्ट कर दी, उसकी क्लास। ये बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या हुआ कि लूप का दूसरा आइटरेशन चला, पहला चल गया फिर दूसरा चला, जब दूसरा चला तो उसको एक और ऑब्जेक्ट मिला जिसमें किसका डेटा था, स्टूडेंट 2 का। तो ये बन गया, एक और डिव बन गया, एक और H1 बन गया और एक और H2 बन गया। फिर जब तीसरा लूप चला तो तीसरे वाले का ऑब्जेक्ट आया, तो उसका तीसरे का नाम भी लग गया, वेब एंड ऐप भी आ गया, और इस एरे के अंदर पुश भी हो गया। हमने पुश की कमांड इस्तेमाल की ना यहाँ, तो वो इसके अंदर पुश बन गया। तो जब ये काम खत्म हुआ ना, ये लूप खत्म हुआ, तो ये जो खाली एरे हमने पहले बनाया था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर अब ये सारा डेटा पुश हो चुका है। उसके बाद रिटर्न चला, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चल रही है, तो उसमें ये वाला वेरिएबल चल गया। जब ये वेरिएबल चला तो अब वो क्या दिखा रहा है, सेम वही चीज देखें, सिर्फ मैंने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 कर दिया, सेम वही चीज है जो वहां पे बनेगी। तो वहां पे हम किससे बना रहे हैं, लूप से, और यहाँ पे हम किससे बना रहे हैं, HTML डायरेक्टली। तो कभी भी कोई काम हम डायरेक्टली HTML का नहीं करते, वरना हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली HTML किससे बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से। और आपको पता था कि ये वाला काम अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट में करते तो जरा सोचे आप कितनी दफा क्रिएट एलिमेंट करते, कितनी दफा आप अपेंड लगाते, और फाइनली जाके पूरा का पूरा जब वेरिएबल एक पूरा बन जाता तो उसको डॉम के अंदर अपेंड करा देते। याद है कितना वो टेबल बनाने के लिए कितनी ख्वारी हुई थी कि पहले आपने TR बनाया, TR के अंदर TD बनाया, TD के अंदर एक और TD बनाया, फिर तीसरा TD बनाया, फिर दूसरा TR बनाया, फिर उसका पहला TD, फिर दूसरा TD, फिर तीसरा TD, फिर तीसरा रो। अब सबका वेरिएबल भी आप डिफरेंट सेट कर रहे थे, ये रो नंबर 3, फिर उसके अंदर एक और TD, दूसरा TD, तीसरा TD। जब ये पूरा हो गया तो आपने इसको अपेंड कर दिया एक डिव के अंदर, और उस पूरे डिव को आपने अपेंड कर दिया था मेन डिव जहां पे आपको दिखाना था। तो ये सारी मेहनत और 100-150 लाइनों का कोड वो उसने कितने में कर दिया है, सिर्फ ये लाइन। सही है? आपने एक एरे में से डेटा उठाया, उस डेटा को HTML में इंजेक्ट किया, लूप चलाया, उससे बार बार वो चीज बनवाई, कहानी खत्म। अब मजे की बात है कि ये इतना डायनेमिक है कि मैं इसमें से कोई भी चीज चेंज करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मेरे फ्रंट एंड पे वो चेंज हो जाएगा। ये पुराने वाले तरीके को बाय बाय करते हैं। हाँ, डिव लूप में कहाँ बन रहा है यार, आपने सही से देखा नहीं। ये दिख रहा है, ये मैंने खाली एरे बनाया हुआ है, ये रहा। मैं कह रहा हूँ इसमें पुश कर दो, क्या पुश करो, div H1 H2 नेम क्लास, और ये जो लूप के थ्रू मेरे पास डेटा आ रहा है वो डेटा, समझ रहे हैं? ये मैंने ऐसे काम किया। बहुत से अभी तो बहुत सिंपल है, अभी तो मैं मैप पे गया ही नहीं हूँ,
अभी तो आप ऐसे काम नहीं करते रिएक्ट में भाई, ये तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि जो इससे अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो काम होता कैसे। दोनों का काम एक ही है, काम दोनों का सेम है डिट्टो, लेकिन वो वाला काम होता है, ये वाला काम नहीं होता। तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तभी मैं ये थोड़ा पहले ना आपको रेडी कर रहा हूँ। सही है कि आगे ये होगा ताकि आपको समझ आए कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब किसी को कोई मसला है कि डिव कैसे बना। अब मजे की बात है कि यहाँ पे फर्ज करें हमने किसी बात से नाराज हो गया, अब्दुल्ला को क्लास से निकाल दिया, हमने उसको किसको जगह दे दी, अरबाज को। तो हम पीछे जाएंगे तो आप देखें मैंने ना कुछ रीलोड किया, ना मैंने कोई HTML में तब्दीली की, ऑटोमेटिकली मेरा फ्रंट एंड अपडेट हो चुका है। सही है। उसके बाद इरफान साहब पे भी हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया। सही है। तो उसके बाद हमने कोई बंदा है फरीद, उसको हमने नया नया लेकर आ गए। अब देखें पहले पे अरबाज आ गया, दूसरे पे फरीद आ गया। आप जस्ट डेटा बदल रहे हो। अब इसको जरा सोचें कि ये कितना बेहतरीन काम है कि सर्वर से डेटा आ रहा है, जैसे ही डेटा आ रहा है ना आपने कोड एक दफा लिखा हुआ है, अब वो कोड इतना ताकतवर है कि सर्वर से जब भी डेटा बदलेगा वो ऑटोमेटिक सारा HTML बदल देगा, आपने कुछ करना ही नहीं। और अगर आपको याद हो तो PHP की जो वेबसाइट होती है, PHP के पेज को रीलोड करना पड़ता है, तब जाके पूरे पेज के अंदर चेंजेस आपको नजर आते हैं। रिएक्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे लाइव रीलोड वाला वो फंक्शन था ना, लाइव सर्वर, ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है कि वहां से डेटा चेंज हुआ, यहाँ से HTML चेंज हुआ। बात समझ आ रही है क्यों यूज किया जाता है इतना, कि इसका इतना ये फास्टर है और कितना आपने सिंपल कोड किया है। ये एक ही पेज है app.js और आपका ये पूरी जावास्क्रिप्ट का काम हो चुका है। और अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आप ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में करते हैं फिर तो आपको अलग पता जाता। सही है। और इस तरह का इफेक्ट भी नहीं आता कि आपने वहां पे डेटा चेंज किया और यहाँ पे सब बदल गया। वहां पे अगर आप ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते और मैं कहता कि भाई ये नाम बदलो, तो आप जाके पीछे से डेटा बदलते, तो डेटा जब आप बदलते तो आप बोलते सर तो रिलोड करें तब नजर आएगा, बोलते ना, जब तक वो रिलोड नहीं होगा आपको नजर नहीं आता, डेटा का चेंजेस नजर नहीं आते। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, ये देखता है। अब यहाँ पे आता है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो कंपोनेंट है, यानी कि ये जो फंक्शन है, इसको आपने कॉल कहाँ कराया हुआ है, ये रहा। आपको पता है कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे कॉल कराते थे, याद है या सब भूल गए? ये मैंने फंक्शन बना लिया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सही है। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है। एक मिनट ज्यादा अच्छा है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम इंसर्ट करते हैं एक रो लो, ऊपर हम लिखते हैं क्रिएटिंग फंक्शन। सही है। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली, कि आप फंक्शन ऐसे बनाते हैं। इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्रिएटिंग कंपोनेंट, तो आपको पता है कि कंपोनेंट कैसे बनता है, मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न से सब मिटा देता हूँ ताकि ना सिंपल हो जाए। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, आगे हेलो काफी है। अच्छा मजे की बात है, इन दोनों फंक्शंस का ना आप अगर नोट करें इफेक्ट सेम है। दोनों क्या टाइप कर रहे हैं, हेलो, ये भी क्या टाइप कर रहा है, हेलो। बल्कि अगर हम इसको बिल्कुल ही डिट्टो कॉपी एक ही काम करें तो ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट
डॉट राइट। अब इन दोनों फंक्शन का काम एग्जैक्टली सेम। अब नीचे जाते हैं और एक और हम रो बनाते हैं और इसमें लिखते हैं कि हम लिखते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल हेलो, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कहना है कि कॉलिंग अ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को कॉल कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टैग के अंदर बनाना पड़ेगा। सही है, तो ये अच्छा है कि आपके नोट्स बन रहे हैं ताकि आपको याद ना रहे, रखना पड़े कि भाई क्या कौन सी चीज क्या है। तो अब आपको पता लग रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का बराबर बराबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सही है, किस तरीके से आपने उसमें काम करना है, किस तरीके से इसमें काम करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी जिसकी वजह से मैंने ये काम लिखा कि जावास्क्रिप्ट में आप सिर्फ तब फंक्शन चलता है जब आप उसको कॉल करते हो। क्या रिएक्ट में भी ऐसा है? रिएक्ट में आप इस फंक्शन की ये कॉल पैरामीटर लिखते तो हो, लेकिन तो इसको चलाने का काम कौन करता है? रिएक्ट। ये कहता है ठीक है जी, आपने ये कंपोनेंट बना लिया, आपने मुझे बता दिया ये कंपोनेंट यहाँ पे चलाना है, आपने कॉल कर दिया, लेकिन वो उसको कॉल नहीं कराता। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। रिएक्ट पहले जो लाइब्रेरीज हैं उनको कॉल करता है, बात समझ आ रही है? उसके बाद वर्चुअल डोम बनाता है, वर्चुअल डोम बनाने के बाद ये कंपोनेंट बनाता है और उसको वहां पे रेंडर करता है। उसके बाद आपका कंपोनेंट चलाता है। मजे की बात है, इसका कंपोनेंट एक दफा चलता है ना, तो वो सिर्फ एक दफा नहीं चलता जिस तरीके से आपका रिएक्ट का कोड चल रहा है। इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं console.log दिस इज app.js कंपोनेंट। ठीक है, पता नहीं वो अभी इसको नहीं देखे। आपने उसमें क्या दिया है? अच्छा वो एरेज है ना, तो एरेज में उसको आईडी चाहिए, लेकिन अब उसको टेंशन डालने का मसला नहीं है। वैसे भी ये काम ऐसे होता नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 27 पे हमारा ये लाइन चला है, दिस इज app.js कंपोनेंट। लेकिन नॉर्मली जब आप इसको बनाते हैं ना, तो ये सिर्फ app.js नहीं होता, ये क्या होता है, react डॉट strict mode। नॉर्मली जब आप npm वो वाला काम करते हैं ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप और ये वाला सारा जो काम करते हैं, जो आपके पास npm बन के आता है, अगर आप उसकी फाइल में जाके देखेंगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसे लिखी हुई होती है, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, और उसके बीच में क्या होता है, ऐप। अभी स्ट्रिक्ट मोड क्या है? ये कुछ रिएक्ट के अपने रूल्स हैं जो लग जाते हैं आपकी रिएक्ट की ऐप में। अब जरा आप इसको दोबारा से गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, app.js कंपोनेंट, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी कि इसने एक ही कंपोनेंट को कितनी बार चलाया, 2 बार। हालांकि आपने इसको कॉल कितनी बार किया है, 1 बार। अब एक और काम कर लेते हैं कि हमने app.js में जाके इधर लिख देते हैं abc, तो अब दोबारा से कितनी दफा कंपोनेंट चल गया, 2 बार। इसकी बार भी क्या मैंने चलाया, मैंने पेज रिलोड नहीं किया, तो ये किसने चलाया, रिएक्ट ने। रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट एक कंपोनेंट को बार बार लोड कराता है, लेकिन वो कब लोड कराता है, जब कोई भी उसके डेटा में चेंज आता है। जब भी उसके डेटा में चेंज होगा, इसको हम कहते हैं वॉचर फंक्शन। क्या कहते हैं, वॉचर फंक्शन। तो वॉचर फंक्शन इसमें एक इनबिल्ट एक फीचर है रिएक्ट में, वो कंपोनेंट के अंदर जो वेरिएबल्स है ना, उनको देख रहा होता है।
कोई भी वेरिएबल तब्दील हुआ वो सारे के सारे कंपोनेंट को क्या करता है, रीलोड कर देता है, बोलता है इसको दोबारा चलाओ। सही है, तो ये काम बार बार होता है, आप उसमें कोई भी वेरिएबल में तब्दीली करेंगे वो क्या करेगा, दोबारा चला देगा। अब ये वाला मसला ना बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करता है अगर आपकी ऐप जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब मसला क्या होता है कि फर्ज करें आपका एक वेरिएबल कोई चेंज हो रहा है, सही है, किसी भी वजह से चेंज हो रहा है, अब क्या हो जाएगा कि सारा का सारा कंपोनेंट रीलोड। अब वो क्योंकि वो सारा का सारा कंपोनेंट रीलोड होगा तो उसके नीचे समझ लेंगे 10 और वेरिएबल है जो दोबारा से क्या होंगे, दोबारा से वो उसका डेटा चेंज होगा। अब वो क्योंकि 10 का डेटा दोबारा चेंज हो गया वो दोबारा सारे उसको कंपोनेंट को दोबारा घुमा देता है। इसको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट लूप। फिर आपका कंपोनेंट क्या होता है, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और आपके यहाँ पे ब्राउजर स्क्रीन जो है ना वो हैंग हो जाती है। फिर आपको समझ आ जाती है कोई तो मसला हो गया है। सही है, तो ये वाला मसला आपको समझ आएगा कि अगर लेकिन इंटरव्यू में कोई भी आपसे पूछता है कि रिएक्ट का कंपोनेंट कितनी दफ़ा चलता है तो आप उसको बोलेंगे कि जब भी डेटा में चेंज होगा तो कितनी दफ़ा चलेगा, तब भी चलेगा जब रिएक्ट उसमें चेंजेस हुआ। दूसरा, अगर उसके इंडेक्स डॉट जेएस में स्ट्रिक्ट मूड लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट मूड कौन सा है, ये वाली लाइन, अगर उसके इंडेक्स में स्ट्रिक्ट मूड लगा हुआ है तो कितनी दफ़ा कंपोनेंट चलाता है, 2 बार। अगर आप इसको मिटा देंगे तो कितनी दफ़ा चलाएगा, अब 1 दफ़ा चलाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं जो ये इम्पोज कर देता है चेकिंग करने के लिए कि आप जो कोड कर रहे हैं वो सही करें, सही है, और डेटा कोई इशू ना हो, बाकी इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके पास आएगी ES लिंट। ES लिंट जो होता है वो आपका ये काम कर रहा होता है कि वो चेक करता है कि आपके कोड में कोई आपने गड़बड़ तो नहीं की, कोई मसले मसाइल पैदा तो नहीं किए, आप ना लगाएं। लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि वो लगा हुआ होता है, फिर वो 2 दफ़ा चलाए कोई मसला नहीं है, 2 दफ़ा चलने से पेट्रोल थोड़ी चलेगा। सही भाई, आसान है। चलें वापस आते हैं इस पे, क्लास क्लास क्लास। वापस वापस वापस, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक एरे था, उसमें से हमने एक HTML बनाई और उस HTML को कहाँ भेज दिया, कंपोनेंट में चला दिया। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा कि रिएक्ट हर उस बार कंपोनेंट को दोबारा चलाएगा जब जब उसके किसी डेटा में चेंज आएगा। ये भी बहुत आसान है। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो लूप है ना, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिएक्ट में नॉर्मली ये लूप इस्तेमाल नहीं होता। अब वो कौन सा लूप इस्तेमाल होता है, ये नया वाला एरे है, ऊपर ऊपर से मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, ऊपर वाले को फिलहाल नहीं छेड़ रहा। ये नया वाला एरे जो हमने बनाया था ये बराबर होगा जिस एरे में डेटा है, ये डेटा वाला एरे। अब इस एरे पे मैं एक फंक्शन एरे मेथड चलाता हूँ, उस एरे मेथड का नाम क्या है, मैप। मैप आपने पढ़ा था। अब मैप क्या रिसीव करता है, मैप को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। सही है, अब फंक्शन आप नॉर्मल वाला फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे इसके अंदर, जब एक फंक्शन को दूसरा, अच्छा नहीं नहीं ये क्या बोल दिया मैं, मुझे बताइए डॉट मैप क्या है, मैप क्या है बेसिकली, ये मेथड है, गुड है। तो मेथड को हम क्या पास कर रहे हैं, फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं कि जो दूसरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हो, नेस्टेड फंक्शन। किसी को कुछ याद है, कॉल बैक कहते हैं उसको। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आप एक दूसरे फंक्शन को, एरो फंक्शन जरूरी थोड़ी है, एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह भी होता है, आपने इस्तेमाल एरो ज्यादातर कॉल बैक की तरह किया है वो अलग बात है, वरना आप यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन की तरह वार ABC ऐसे करके भी आप काम कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा भाई। ये आपका सिंपल फंक्शन हो गया, लेकिन ये वन लाइनर है। सही, तो हम इसको एक फंक्शन दे रहे हैं। अब ये जो मैप का फंक्शन है ना, अब इस एरे पे क्या चलाता है, लूप।
अब वो जो लूप चलाएगा उसमें हमें डेटा देगा, पहले पहले लूप में पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये लूप करता था। अब वो डेटा कैसे देगा? तो ये जो फंक्शन है आप उसको पास कर रहे हैं ना, इसमें वो कहता है कि भाई तुम खुद से एक वेरिएबल बना लो अपने पसंद का। मैं नॉर्मली क्या बनाता हूँ, आइटम, क्योंकि हमेशा ये किस पे लगता है, एरे पे, और एरे के क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। ये इसका आइटम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं इसको दे दिया आइटम। अब यहाँ पे आप लिखते हो सबसे पहले क्या, रिटर्न। पहला इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा क्या लिखेंगे पहले, रिटर्न। अब ये रिटर्न जो है कहाँ जाएगा, मैं इसको कहता हूं, मैंने इसको पैरेंथेसिस दे दिया। पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा HTML का कोड यहाँ पेस्ट कर दिया। यही कोड है div वाला, सब कुछ मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये वाला जो काम था, आई एरे 1 डॉट नेम, ये किसका काम था, ये लूप का काम था। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आइटम। ये इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट आइटम उठा के आपको पास करता है। मतलब कि ये वाला लूप क्या देता था, इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स 0 पहले, फिर 1, फिर 2, हम फिर उससे क्या निकाल लेते थे, अपनी वैल्यू। लेकिन ये वाला मैप क्या करता है, ये आपको पूरा का पूरा ये उठा के दे देता है, और वो किस में सेव हुआ हुआ होता है, आइटम में। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, सिर्फ आइटम। तो यहाँ पे डॉट क्लास से पहले भी क्या आएगा, आइटम। अब मैं ये रिटर्न करा रहा हूं ये सारी चीज। अब ये मैप सेव किस में हो रहा है, न्यू एरे में। अब मैं क्या करता हूँ, सबको दोबारा से हटा देता हूँ, पुराने वाले लूप को हटा देता हूँ। अब ये मैप वाला इतना मैंने लूप लिखा, ये सेम वेरिएबल रहेगा क्योंकि मैंने इसका नाम सेम दिया है। अब इसको देखते हैं हम जरा, तो आपके पास रिजल्ट एकदम बराबर है, एक जैसा। लेकिन रिएक्ट कौन सा वाला, ये वाला ज्यादा आसान है, अच्छी बात है। अभी मसला ये कि अभी आप जब मैप का फंक्शन लिखने जाएंगे ना, तो आपको बड़े मसले मसाइल होंगे। आप बोलेंगे सर मैप का फंक्शन जैसे आपने लिखा था वैसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको पहले सिंपल लूप बना के दिखाया, फिर उसके बाद मैंने मैप बना के दिखाया। आपने एक चीज नोट की कि मुझे ये वाला वेरिएबल अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक ही लाइन में सारा काम आ गया, सही है। ठीक है, ये बस अभी खत्म होने वाला है। ये आपका सारा काम ऐसे है, तो आपका ये एक तरह से हो जाता है 1 लाइनर। अब हम इसको ना एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, चाहे index.html का उड़ा देते हैं। कौन सा वाला बोले, हाँ हाँ, देखें इनका बहुत अच्छा सवाल है भाई, बॉस ने इनका बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला कि भाई मैंने इसको तो एरे बनाया ही नहीं था, तो इसके अंदर एरे कहाँ से आई। तो ये जो डॉट मैप है ना, ये आपको रिटर्न क्या करता है, एक न्यू एरे आपको क्या बना के देता है, एक नई एरे। मतलब ये पूरा जो कोड है, ये पूरा रिटर्न में क्या देगा मुझे, न्यू एरे। इसको जरा हम टेस्ट करते हैं। आई थिंक हमने पहले भी बहुत दफा टेस्ट किया है, लेकिन एक दफा और हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम कंसोल में आते हैं, हम लिखते हैं 8 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 कुछ भी है, सही है। अब हम क्या करते हैं, बी के अंदर सेव करा देते हैं a डॉट मैप। अब आपको पता है इधर मुझे क्या लिखना है, कॉल बैक। इसके अंदर मुझे आइटम मिलेगा, मैं इसको क्या कहता हूँ, रिटर्न करो आइटम प्लस 2। एक न्यू एरे बनवा रहा हूं। जब मैंने एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, एक न्यू एरे। उसने 3 रिटर्न नहीं किया, उसने 5 अलग से रिटर्न नहीं किया, 6 नहीं किया, बल्कि पूरी की पूरी एरे बनाई और मुझे आउटपुट दे दिया, सारा एक लाइन पे। अगर आप देखें तो ये एक लाइन है, उसी में चेंजेस कर देता है। और आप जिसको उसको नया वेरिएबल देते हैं ना,
वो उस सारी चेंजेस को उसमें सेव करा देते हैं। अगर आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो ये वन लाइनर कहलाता है। वन लाइनर क्यों कहलाता है? अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मुझे कभी कभी होता है तो मैं लिख देता हूँ, क्यों खामखा स्पेस दया करे बंदा। गलती से नीचे चला गया। लेकिन ये एक लाइन में भी अगर आप करेंगे तो ये काम सारा का सारा हो जाता है। तभी इसको क्या कहते हैं? वन लाइनर। सही है, तो इसको अब हम डिलीट करते हैं। अब हम जब भी यूज करेंगे तो कौन सा वाला यूज करेंगे? डॉट मैप। आपको डॉट मैप का मकसद समझ आ गया? सही है। ये सिंपल क्या करता है कि एक एरे को उठाता है, उस एरे में से आप एक नई एरे बनाते हैं अपनी मर्जी की। अब एक लास्ट काम करते हैं और क्लास को एंड करते हैं, नमाज का टाइम हो जाएगा 5 मिनट में। लास्ट काम क्या है कि मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाता हूँ। पहले कौन सा कंपोनेंट बना हुआ है? मैं इसमें एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ student.js के नाम से। सही है, RFCE करते हैं, एक नया स्टूडेंट बन गया। अब हम ऐप में वापस आते हैं। मैं कहता हूँ कि ये वाला कोड मुझे दो। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको जरा अब हम थोड़ा तरीके वाला कोड बनाते हैं, क्योंकि अब ये तो है तो HTML ना। कौन सी बताइए मैंने? अब देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रिटिफाई। प्रिटिफाई भी देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या कराना पड़ेगा? अब मैं इसको बोलता हूँ वो सारा जो HTML का कोड था ना, उसकी जगह पे मैं क्या पेस्ट करता हूँ? स्टूडेंट। उसके अंदर मैं डेटा देता हूँ, और डेटा में मैं क्या भेज रहा हूँ? ये बात समझ आ रही है कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट में मैं क्या भेज रहा हूँ? डेटा। और डेटा में क्या भेज रहा हूँ? ये वाला आइटम। और ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, सेम कोड है। अच्छा, ये मैंने आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट क्लास, इसको बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? आइटम किसके बराबर कर दिया? प्रॉप्स डॉट डेटा के। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ डेटा, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा प्रॉप्स डॉट डेटा। ये बात समझ आई किसी को, या कंफ्यूज है कोई? इसमें कंफ्यूजन हो रही है यार? तो बहुत ईजी है यार, क्या कर। चलो उसको पहले चला के देखते हैं चलता भी है, क्या पता एरर वो एरर आ जाए। यहाँ पे क्या दे रहा है? अच्छा, इसको ना थोड़ा मसला होता है अगर आप बाहर ना लगाए। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में इशू नहीं होता, तो थोड़ी इसकी मुझे आदत है बार बार ना लिखने की, तो ये थोड़ा मसला मसाइल होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये काम चला। अब ये काम कैसे चला है? अब देखेंगे, हमने इतने बड़े कोड से शुरू किया था, उसको हमने इतना किया, अब इतना सा रह गया है, लेकिन काम सारा सेम कर रहा है। अब देखिए, मुझे पता है कि ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहा है? ये पूरा कोड। ये बात समझ आ रही है? ये सेम कंपोनेंट यहाँ पे ये वाला कोड क्या कर रहा है? समझ ले, रिप्लेस कर रहा है। जैसे पहले हमने लिखा हुआ था ना, अब से लिखा हुआ सिर्फ दूसरी फाइल में, हम वहां से क्या करा रहे हैं? इंपोर्ट। लेकिन ये पूरा डेटा बन के आता है, मतलब पूरी HTML बन के आती है। कि मतलब यहाँ पे आइटम डॉट नेम नहीं होता, बल्कि उस स्टूडेंट 1 लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आइटम डॉट क्लास नहीं होता, यहाँ पे वेब एंड डेव होता है। तो ये सारा लिखा के फिर ये सेव होता है इस एरे। अब इसके पास डेटा कहाँ से जा रहा है? इसका डेटा जा रहा है थ्रू प्रॉप्स। प्रॉप्स आपको याद है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉप्स भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा जो कंपोनेंट है, ये किस में सेव हो गया? अगर आपको मैं जरा इसका दिखाऊं ना ये कैसे काम हुआ है, तो ये काम कुछ ऐसे हुआ है।
याद है पहली पहली चीज मैंने लिखी थी H2 H2 H2, वो मैंने क्यों दिखाई थी? कि अभी जो काम हो रहा है वो बेसिकली ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये पूरा डॉट मैप चल जा रहा है तो इसके अंदर वेरिएबल के अंदर क्या सेव हो जा रहा है, कुछ ऐसा डेटा कि आपका कंपोनेंट है उसके अंदर क्या पास हुआ, आइटम, फिर दूसरा कंपोनेंट है उसके अंदर क्या पास हुआ, दूसरा आइटम, फिर तीसरा कंपोनेंट है उसके अंदर क्या पास हुआ, तीसरा आइटम। क्योंकि ये लूप है तो तीनों बार अलग 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 आइटम गए, उसमें सेव हुए और इसने यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट जो क्लास है आपकी, नहीं है नेक्स्ट क्लास में ये है। सबसे पहले तो उसका क्या हुआ, वो कोर्सरा वाला कोर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया? क्यों? आप उसकी वीडियो है वो आपके पास नहीं है क्या? इधर आपको नहीं यार, मैंने अपलोड की थी, मुझे इतना याद आ रहा है। चलो मटेरियल में हम लिख देते हैं आपको। हाँ आज वाली अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपने कोर्सरा पे अप्लाई किया या नहीं किया? नहीं, आपने इसको करना है, पहले उसकी तस्वीर लेनी है, आपने अप्लाई कर दिया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये नेक्स्ट वीक से पहले पहले आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपका मटेरियल भी अपलोड कर देता हूँ, बेसिकली इसी में हो जाएगा। ये क्विज असाइनमेंट नहीं है भाई, क्वेश्चन है। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, हैव यू अप्लाइड फॉर कोर्सरा कोर्स? सही है, उसके लिए आपकी सहूलत के लिए तो आप मुझे काके हो, तो आपको मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा, तो ये मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। पहले फिलहाल पहले वाले पे आप कर लें ताकि आपका काम शुरू हो जाए, वरना आप एक साथ बैठ के 9 के 9 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये पूरी जो टेक्स्ट है ये भी मैंने इसी क्वेश्चन के नीचे लगा दी। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन पोस्ट हो गया है, हैव यू अप्लाइड फॉर कोर्सरा कोर्स। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो लिंक दिख जाएगा और लिंक के नीचे दोनों आंसर दिख जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा है आपके अलावा जिसको नहीं पता कि मैं किस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ? कोई ऐसा है? आपको नहीं पता? यार हमने एक कोर्स किया अपने पैसे, तो लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, वीडियो भी डाली हुई है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स खुल जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है, फाइनेंशियल एड अवेलेबल। सही है, फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें पहले और दूसरे पे मैंने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि पहले वाले कोर्स में मैं आप लोगों को बता रहा था, दूसरे वाले कोर्स को मैंने बैच 3 को बताया। अब कोर्स 3 जो है वर्जन कंट्रोल, उसके लिए नेक्स्ट मैंने कर दिया। उसके बाद ये कुछ सवाल पूछता है, पहले पूछता है एजुकेशन क्या है, मैंने हाई स्कूल लगाई हुई है। एनुअल इनकम मैंने कितनी लिखी हुई है, 0। और एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। और ये पहला जवाब जो मैंने वहां से कॉपी किया है, जो मैंने आपको भी दिया है। यहाँ पे ये उसको क्लिक करें और नेक्स्ट दबा दें। अब ये पूछ रहा है कि आप इस कोर्स के लिए कितने दे सकते हैं, तो आप इसको बोलें 0 और यहाँ पे पेस्ट कर दें दूसरा जवाब। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को चेक मार्क करना है और इन दोनों को प्लस करना है, और सॉरी इसको कॉपी करना है, इसको आई एम नॉट अ रोबोट करना है और रिव्यू कर देना है। रिव्यू के बाद सबमिट एप्लीकेशन का बटन आएगा, आप सबमिट को क्लिक करेंगे, आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये वाली जो स्क्रीन है ना, आपको इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ पे ये ऑडिट कोर्स और रिव्यू में फाइनेंशियल एड का नाम लिखा हुआ है, इसका आप फोटो लेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर में अपलोड करेंगे। सही है, और साथ में लिख भी देंगे कि यस आई हैव
अप्लाई, ताकि मुझे पता लगे आपने किसने अप्लाई कर दिया है। और दूसरा ये काम है कि जो अभी आपके क्लास चले गए हैं बच्चे, उनको बता दीजिएगा कि जो आज हमने काम किया है उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा अगली बार। मैं अगेन यहाँ पे आपको पहले ही फ्राइडे वाले दिन बैठाऊंगा और बोलूँगा ये वाला काम दोबारा मुझे करके दो। करना क्या है, एक आपको एरे बनानी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, उन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से मैप के थ्रू आपने HTML बना देनी है और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश कीजिएगा। शुरू में थोड़े मसले मसाइल होंगे लेकिन आपका ये काम बन जाएगा। चलिए, अल्लाह।